नानी का घर, पहाड़ों की आखिरी रात, एक सच्ची घटना पर आधारित। मेरा नाम ईशान है। मैं शिमला से हूं, पर बरसों से चंडीगढ़ में नौकरी कर रहा हूं। शहरी शोर में गांव की यादें अक्सर धुंधली पड़ जाती हैं, पर इस बार नहीं। मेरा प्रोजेक्ट तय समय से पहले खत्म हो गया था और बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, एक हफ्ते की छुट्टी ले लो ईशान, तुमने कमाल कर दिया। छुट्टियों का मतलब मेरे लिए हमेशा चंडीगढ़ की पार्टियां या दोस्तों के साथ घूमना होता था, पर इस बार कुछ अलग करने का मन था। नानी, पिछले 7 साल से उनसे मिलने नहीं गया था। वह गांव से बहुत दूर पहाड़ की ऊंचाई पर सेब के बागों के बीच एक पुराने लकड़ी के घर में अकेली रहती थी। उनका फोन आता था, पर मैं हमेशा काम का बहाना बना देता था। इस बार सोचा उन्हें सरप्राइज दूंगा। जब मैंने अपने दोस्तों रोहित और अमित को बताया तो उनकी आंखें चमक उठी। हमें भी साथ ले चल, पहाड़ों में घूमेंगे, तेरी नानी से मिलेंगे और ताजे सेब खाएंगे। मैं मुस्कुराया। ठीक है, चलो, इस बहाने एक छोटा सा ट्रिप भी हो जाएगा। ये शहरी दोस्तों को पहाड़ों की असल जिंदगी दिखाने का एक मौका भी था। अगली सुबह हम अपनी अपनी बाइक से निकले। शहर का धुआं पीछे छूटता गया और पहाड़ों की ताजी हवा हमें छूने लगी। आधा रास्ता पहाड़ी सड़क पर था, घुमावदार, कहीं कहीं टूटी हुई। दूर दूर तक सिर्फ हरियाली और सन्नाटा। रोहित और अमित तो ऐसे नजारे देखकर खुश हो रहे थे। एक जगह सड़क खत्म हो गई। वहां से आगे जंगल का रास्ता था जो सिर्फ पैदल तय किया जा सकता था। अब मजा आएगा, अमित ने कहा, पर मैं जानता था असली मजा अब शुरू होगा। शाम ढलने लगी थी। सूरज की लालिमा धीरे धीरे धुंधलके में बदल रही थी। आसमान में धुंध छाई हुई थी और पेड़ों के बीच से एक अजीब सी सीटी जैसी ठंडी हवा गुजर रही थी। जंगल का रास्ता जितना सुंदर दिख रहा था, उतना ही शांत और डरावना भी लग रहा था। हर झाड़ी के पीछे कोई साया होने का वहम हो रहा था। कई घंटे चलने के बाद दूर पेड़ों की ओट में एक पुराना लकड़ी का घर नजर आया। वही नानी का घर। दिल खुशी से भर गया। एक पल के लिए सारी थकान भूल गया, पर जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, मेरे दिल की धड़कन थम सी गई। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने जोर से पुकारा, नानी, मैं आ गया हूं। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट। हम अंदर गए। घर का हर कोना शांत था। दीवारों पर नानी की पुरानी तस्वीरें, बचपन की यादें, लकड़ी की अलमारी और एक बड़ा आईना। सब कुछ वैसा ही था जैसा मुझे याद था, बस एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। शायद नानी किसी काम से गांव गई होंगी। हम सब थके हुए थे। मैंने कहा, चलो खाना बना लेते हैं। उन्हें देखकर अच्छा लगेगा कि हम इंतजार करते हुए कुछ खा भी लिए। हमने आंगन में बने चूल्हे पर आग जलाई। लकड़ी जलने की मीठी खुशबू पूरे घर में फैल गई, जिससे उस अजीब बदबू का एहसास कम हुआ। दाल, चावल और आलू की सब्जी बनाई। नानी के हाथ का स्वाद याद आ रहा था। जब खाना तैयार हुआ, मैंने कहा, आओ सब खाना खा लेते हैं, ठंड भी बढ़ रही है। हम सब आग के पास बैठ गए। थालियां निकाली और सबने साथ मिलकर खाना खाया। धीरे धीरे हंसी मजाक शुरू हो गया। कोई बचपन की बातें कर रहा था, कोई कॉलेज के किस्से सुना रहा था। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ सामान्य है, जैसे डर सिर्फ दिमाग का वहम था। पर जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, घर के बाहर की हवा का स्वर बदल गया। अब वो सिर्फ हवा नहीं, किसी की फुसफुसाहट लग रही थी। लकड़ी का घर चरमराने लगा और लालटेन की लौ कांपने लगी। तभी धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई दी। थक थक थक, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर नंगे पांव चल रहा हो। किसी ने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर एक बूढ़ी औरत दाखिल हुई। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी जिसकी रोशनी धुंधली थी। उसने माचिस जलाई और कमरे में पीली कांपती हुई रोशनी फैल गई। वो आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसके लंबे सफेद बाल जमीन तक झूल रहे थे। उसका चेहरा बालों से पूरी तरह ढका हुआ था। मुझे उसकी आंखों की जगह बस 2 गहरी गुफाएं दिखी। फिर उसने बहुत धीमी ठंडी आवाज में कहा, मेरा प्यारा भांजा आ गया मुझसे मिलने। उसकी आवाज में ठंड थी, जैसे बर्फ किसी गुफा में पिघल रही हो। एक पल के लिए मुझे लगा ये मेरी नानी है, पर कुछ तो अलग था, कुछ भयानक।
मेरे दोस्तों ने फुसफुसाया, ईशान, ये कौन है? मैं कुछ नहीं बोल पाया, सिर्फ भगवान का नाम ले रहा था। मेरी रूह कांप गई थी। तभी बाहर से सीटी जैसी हवा चली, लंबी, ठंडी और डरावनी। बूढ़ी औरत ने सिर उठाया और अचानक एक भयानक चीख मारी, तुम सबको मैं अपने साथ ले जाती हूं। कमरा हिलने लगा, लालटेन की लौ बुझ गई। अंधेरे में बस उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ी। हम सब एक दूसरे के पास सिमट गए, डर से कांप रहे थे। मेरे दोस्तों ने मुझे कसकर पकड़ रखा था। तभी वो रुकी माता और बोली, बच गए तुम लोग, तुम्हारे देवताओं ने तुम्हें आज बचा लिया। यह कहते ही वह आईने के पास गई और अगले ही पल आईने के अंदर समा गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अब चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज और घर की लकड़ी का चरमराना। हम सब अंदर ही बैठे रहे, डर के मारे कोई बोल नहीं पा रहा था। हम बाहर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि बाहर जंगल और भी डरावना था। कहीं कहीं जानवरों की गुर्राहट और हवा में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। हमने सोचा, यहीं रुकते हैं, सुबह का इंतजार करते हैं। हम सब ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और कांपते हुए कोने में बैठ गए। रात बहुत लंबी थी, ऐसा लग रहा था कि सुबह शायद कभी नहीं आएगी। आखिर जब सूरज की पहली किरण आई और उसकी नारंगी रोशनी घर में फैली, तब थोड़ी हिम्मत आई। हम कांपते हुए दूसरे कमरे में गए और वहां नानी की लाश पड़ी थी। उनकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी को देख रही हों, और चेहरे पर वही डर जो हमने रात में उस औरत में देखा था। उनकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी और शरीर पूरी तरह ठंडा था। हम गांव की ओर भागे। बिना सांस लिए हम गांव में पहुंचे और गांव वालों को बुलाया। गांव वाले आए, देखा और बोले, बेटा, तुम्हारी नानी तो कल शाम को ही गुजर चुकी थीं। अकेले रहती थीं, शायद ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक बूढ़े पंडित ने धीमी आवाज में कहा, शुक्र मानो, तुम्हारे देवताओं ने तुम्हें आज बचा लिया, वरना वो भटकती आत्मा तुम्हें भी अपने साथ ले जाती। पंडित जी की बातों से लगा उन्हें ऐसी घटनाओं का अंदाजा था। उस दिन के बाद मैं कभी उस घर की ओर नहीं लौटा। वो घर आज भी वही है, पेड़ों के बीच अपनी कहानी समेटे हुए। पर आज भी जब पहाड़ों से सीटी जैसी हवा गुजरती है, तो लगता है नानी अब भी मुझे आईने के उस पार से बुला रही हैं, या शायद वो आत्मा जो उस रात आईने में समा गई थी।